कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करेंगे 1937 में शुरू हुए इंडियन ओवरसीज बैंक की। 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस बैंक का। पर्सनल एंड बिजनेस बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है। इनफैक्ट नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर ब्याज आय 5% बढ़ी है, 2400 करोड़ पर आई है। मुनाफा भी 30% बढ़कर करीब 722 करोड़ पर आया है। अच्छी बात यह है कि तिमाही आधार पर बैंक के एनपीएस में एक्चुअली कमी आई है। वेल, क्या थे अहम ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, एसेट क्वालिटी पर क्या व्यू है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स बजट से जुड़े हुए और पॉलिसी आरबीआई की आ रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं समय दिया। सवाल हम शुरुआत करेंगे आपके रिजल्ट से ही। सर, गुड ग्रोथ देखिए ओवरऑल नंबर्स में, तो क्या ड्राइविंग फैक्टर्स थे अच्छे नंबर्स के लिए सर इस बार? दो मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स थे प्रॉफिट में इंक्रीज के लिए। पहला तो ये था कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ हुआ। ईयर ऑन ईयर करीब 24% से ग्रोथ किया हमारा क्रेडिट, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट इनकम बढ़ा काफ़ी। और दूसरा ये था कि हमारी रिकवरी हुई, जो टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स थे उनमें हम लोगों ने अच्छी रिकवरी की, और ये रिकवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रही है। और थर्ड थिंग इज कि हम लोगों ने ऑपरेशनल इफिशियंसी इम्प्रूव किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दैट इज ऑल्सो, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। ये कंबाइंड एफर्ट इन 3-4 फैक्टर्स का, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 30% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% का ग्रोथ दिखा है। ओके, सो ये दो का इम्पोर्टेंट कारण रहे। लेकिन सर, आपकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देख रहे हैं वहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है। दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दे हैव बीन फ्लैट। दे यूज्ड टू बी अराउंड 3.27% दिसंबर में। नाउ इफ यू सी वो 3.1% पर आए हैं। क्या वजह से हम डिक्लाइन जो इसमें देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है किस लेवल पर ये स्टेबलाइज होंगे गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, निम में थोड़ा हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, अगर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर तो ये फ्लैट है 3.12। पिछले साल दिसंबर से अगर कंपेयर करते हैं तो 15 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है। दिसंबर 22 में ये 3.27 हुआ करता था। बेसिक रीजन ये है कि डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं हो रही जैसा कि इंडस्ट्री चाहती है, और उसके परिणाम स्वरूप हुआ ये है कि डिपॉजिट्स में हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा है। तो डिपॉजिट कॉस्ट जो है वो इम्प्रूव हो गया है, और उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन पे स्ट्रेस है। 15 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हम लोगों ने उसको 3.12 पे सक्सेसफुली उसको मेंटेन किया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसका ये है कि हम लोगों ने, हमारा जो कासा रेशियो है बैंक का, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं, वो हमारे टोटल डिपॉजिट का लगभग 43% है। और वो कंसिस्टेंटली हम लोगों ने पिछले 1-1.25 साल से 6-7 क्वार्टर अगर आप देखिए, हम लोगों ने उसको 43 प्लस मेंटेन किया हुआ है। और एब्सोल्यूट टर्म्स में कासा जो एब्सोल्यूट टर्म्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो चूंकि कासा हमारा 43% अबव रहने वाला, जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट है, और बल्क डिपॉजिट पे हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो हम लोग कोर पे फोकस कर रहे हैं, जो कोर बिजनेस है हमारा, कोर एक्टिविटी। और हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि ये जो निम है ये 3.12 3.15 इस रेंज में हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में भी बहुत सक्सेसफुली मैनेज करेंगे। ओके, तो आप मैनेज करेंगे। जो लेवल्स हैं आप कह रहे हैं यहाँ पर ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, इज दैट राइट सर? जी जी। ओके, फेयर इनफ। हम ये लगातार सुन रहे सर दूसरे बैंक से भी दैट देयर इज लो लिक्विडिटी इन द सिस्टम। एक्चुअली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर? वाकई लिक्विडिटी के कंसर्न्स हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आप देखेंगे? इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? जी, लिक्विडिटी की कमी काफ़ी है सिस्टम में। लिक्विडिटी शॉर्टफॉल अगर रोज डाटा देखिए, अगर जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का लिक्विडिटी शॉर्टफॉल है। तो मार्केट में डिपॉजिट्स या पैसा इजीली अवेलेबल नहीं है, और इसकी वजह से डिपॉजिट ग्रोथ जो है अक्रॉस द इंडस्ट्री, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो क्रेडिट ग्रोथ से कम हो रहा है। हमारे केस में भी जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ हमारा ईयर ऑन ईयर लगभग 9% से हुआ, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ हुआ हमारा करीब 23% 24%। तो वो स्ट्रेस जरूर है, और इसलिए जैसा मैंने बोला कि हम लोग कोर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट पे, कासा पे फोकस कर रहे हैं, रिटेल टर्म डिपॉजिट पे जा रहे हैं। बल्क डिपॉजिट या हाई कॉस्ट डिपॉजिट पे हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है। हमारी 3,225 ब्रांच है पूरे देश में, और हम लोगों ने ईच जो सारी जो ब्रांचें हैं, प्रत्येक ब्रांच पे हम लोगों ने फोकस किया हुआ है।
कि नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड हो, हमारा खासा एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज होता रहे। और चैलेंज रहेगा जरूर डिपॉजिट ग्रोथ पे अगले 6-8 महीने तक जो नजर आ रहा है हम लोगों को। तो चैलेंज को सक्सेसफुली हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों के पास एक स्ट्रेटजी है ऑलरेडी। हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है और उसको आगे आने वाले दिनों में उसको और इफेक्टिवली और एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करके हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो रेशियो जो जो रिजल्ट हम लोगों ने दिया है दिसंबर में, उससे बेटर करेंगे अगले क्वार्टर्स में। ये तो बेहतर नंबर्स की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी पर सर थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगे मैं दर्शकों को कि किस तरीके की चेंजेस आप अडॉप्ट करें जिससे फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो बैंक की ओर। और जो इनफैक्ट कई फ्रंट्स पर हम लोगों ने काम किया है। जो सबसे मेजर फ्रंट एक तो कासा का, जैसा मैंने आपको बताया, लो कॉस्ट डिपॉजिट। और उसका जो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स उसमें हम लोगों ने फोकस किया है कि कस्टमर ऑनबोर्डिंग। और कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए जो कस्टमर जर्नी है, उस जर्नी को हम लोग कितना स्मूथ बना सकते हैं और कस्टमर्स के लिए नए क्या क्या प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। इसलिए अगर 6-8 महीने में अगर आप देखेंगे और अगर पीछे जो प्रेस रिलीजेज हैं अगर उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि लगभग हर महीने में मैं बताऊंगा कि 2 से 3 हम लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो कि कस्टमर्स को जो ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बोलते हैं, उसमें कस्टमर्स को काफ़ी रिलीफ मिला है। और नए प्रोडक्ट्स वैसे लॉन्च किए हैं हम लोगों ने। पूरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जो कुछ भी बेस्ट अवेलेबल है सिस्टम में, उन सभी को हम लोगों ने बेस्ट को उठा के और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको कस्टमर्स को नए तरीके से प्रेजेंट किया है। और उसका हम लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। पिछले 9 महीने में हम लोगों ने करीब 16 लाख नए कासा के कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए हैं, जिसमें हम लोगों को 6,500 करोड़ का फ्रेश डिपॉजिट मिला है, लो कॉस्ट डिपॉजिट, क्योंकि करंट अकाउंट और एसडी। ओके, एक स्ट्रेटजी है जिसपे कि हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। श्योर सर। ओके सर, जी बताइए। या दूसरी ये थी एक इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे पास 32,000 करोड़ का टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट एनपीए बैड लोन्स, उस पर हमारा फोकस है। उस पर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी करते हैं और इस क्वार्टर भी हमारा जो 1100-1150 करोड़ का रिकवरी हुआ है, उसमें लगभग 51-52% हमारा जो रिकवरी है वो टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट से आया है, जो कि डायरेक्टली हमारे बॉटम लाइन का है। अच्छा, ओके, तो ये तो कुछ स्टेप्स आप ले रहे हैं। मैं लोन ये एलडीआर के कंसर्न्स जो दिख रहे हैं इस वक्त, उस पर आप कैसे उसको कैसे डील कर रहे हैं? क्योंकि अगर एलडीआर इम्प्रूव नहीं होता है तो आपको या तो लोन ग्रोथ को रिड्यूस करना पड़ेगा या इंक्रीज करना होगा डिपॉजिट रेट्स। तो ये कितनी बड़ी कंसर्न है इस वक्त आपके लिए और इसको कैसे टैकल करेंगे? हाँ, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। जैसा मैंने बोला, डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं हो रहा है, स्लो ग्रोथ है डिपॉजिट में। तो उसके लिए 3-4 ऑप्शन है जिसपे कि हम लोग काम कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ तो ऑफकोर्स हम लोग उसको रोकने वाले नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ होगा, क्योंकि रिटेल एग्री एमएसएमई रैम जो सेक्टर है हमारा 69% टोटल पोर्टफोलियो का है और उसमें तो मेरी 3223 सारी ब्रांचें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ तो हम लोग किसी भी शर्त पे उसको स्लो जाने का या रोकने का कहीं कोई उसका आइडिया ही नहीं है। हम लोग डिपॉजिट रेज करेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ करेंगे। कासा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कासा के लिए स्पेशल अटेंशन है। इसके अलावा रिटेल टर्म डिपॉजिट जो देखेंगे, जो कि 2 करोड़ से नीचे का होता है, जो इंडिविजुअल्स डिपॉजिट डालते हैं, उसमें पिछले 2 महीने में हम लोगों ने डिफरेंट स्लैब्स में 30 से 40 बिप्स का इंक्रीज किया है। डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। राइट। और जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिपॉजिट एक्विजिशन भी अच्छा हो रहा है, रिटेल वाला, जो कि वोलाटाइल नहीं है। तो देर आर 4-5 स्ट्रेटजी है जिसपे कि हम लोग साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो क्रेडिट ग्रोथ रोके बिना हम लोग डिपॉजिट ग्रोथ कर पाएंगे। और जो ग्रोथ मोमेंटम है आईओबी का इन ऑल सेक्टर्स, ऑल पैरामीटर्स, चाहे रैम हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे डिपॉजिट हो, कासा हो, सब में हम लोग ग्रो करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिपॉजिट रेट पर और आगे लोन ग्रोथ पर भी फोकस है जैसा आप बता रहे हैं, और कंसर्न्स जो है वो भी आप देखते हुए स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। अब मैं आपसे एनपीएस पर जो सवाल उठाना चाहती हूँ, क्योंकि एनपीएस हमने देखा कम हुए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर एक कंटिन्यूस डिक्लाइन देखी है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नाउ इट्स अराउंड 3.9% सर। बट गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑफ द ईयर तक और FY25 में आपने क्या टारगेट्स रखे हैं? एनपीए को यहाँ से और फर्दर रिड्यूस आप कर सकते हैं और किस टारगेट तक पहुँचाना चाहते हैं? हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो सितंबर में 4 पॉइंट अराउंड 62 था
3.90 पे दिसंबर के क्वार्टर हम लोग आए हैं, और जो हम लोगों का जो इंटरनल टारगेट है, जो मैंने कोशिश करनी है और जो डिसाइड किया हुआ है, दैट नेक्स्ट ईयर मार्च से ये इट विल गो बिलो 3। नेक्स्ट ईयर मार्च मीन्स मार्च 25 आई एम सेइंग, क्योंकि इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स 3.90 से इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर जो भी चल रहा है मार्च क्वार्टर में, 3.90 से ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा अराउंड 3.75, 3.80 वी आर टारगेटिंग। लेकिन अगले एक साल में इसको हम लोग 3 के नीचे ले आएंगे। और जो हमारा नेट एनपीए देखिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में, 0.62 है अभी, लेस देन 1%। और इसको भी हम लोग अगले 3-4 क्वार्टर में इसको 0.50 से नीचे लेके आएंगे। तो एनपीए फ्रंट पे हम लोग एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है। नेट एनपीए लेवल पे भी, पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 96% प्लस का हमारा पीसीआर है। फ्रेश स्लीपेजेज हम लोग होने नहीं दे रहे, स्लीपेज रेशियो 0.17 है, मिनिमम है। तो एनपीए फ्रंट जो एसेट क्वालिटी है उसमें फिलहाल अगले फोर्सेबल फ्यूचर तक मैं बोलूँगा कि कोई स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ जो आपने बताया कैसे आप एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, और एनपीएस पर क्या व्यू है सर? क्या आपने कुछ एनपीएस एआरसीज को बेचे हैं? कुछ डिटेल्स या प्लान्स उस पर हमें बताएंगे? हाँ, इस क्वार्टर में तो हम लोगों ने एआरसी को सेल नहीं किया हुआ है, लेकिन करंट क्वार्टर में ये ऑप्शन जो है बिल्कुल टेबल पे है। हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स और कुछ पोर्टफोलियोज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और वो अंडर प्रोसेस है। इस क्वार्टर में जरूर हम लोग कुछ अकाउंट्स या कुछ पोर्टफोलियो एआरसी को जरूर सेल करेंगे। कितना अमाउंट होगा टोटल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में एआरसीज को बेचने के लिए? ये करीब 1,500 से 2,000 करोड़ तक का होगा। ओके, ऑलराइट। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रेस रिलीज में सर आपने एक और ये मेंशन किया है एक जेवी के बारे में, आईओबी हैज एंटर्ड इनटू नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो आपने किया है विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ 18% अलॉन्ग विद अदर बैंक्स। थोड़ा सा हमें डिटेल में समझाएंगे इसकी क्या स्ट्रैटेजी और ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, इसमें हम लोग अभी इसमें इंटर नहीं हुए हैं। ये 2008 से ही हमारा जेवी है। 2008 में हम लोग इंटर हुए थे इसमें 18% के शेयर होल्डिंग के साथ, और वो जेवी अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। और जो यूनिवर्सल सोम का है, पिछले 4 सालों से करीब दे आर बुकिंग प्रॉफिट ऑल्सो, ग्रोथ उनका काफ़ी अच्छा है। और मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर में उनको कुछ अच्छे अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा प्लान ये है कि हमारा जो शेयर होल्डिंग है उसमें ऐसे बदस्तूर चलता रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो और इम्प्रूव हो। सर 8 तारीख को पॉलिसी है, और एज अ बैंकर जो आरबीआई से इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, कुछ बोलना मुश्किल है क्योंकि ये आरबीआई का प्रेरोगेटिव है, बट हमें लगता है कि शायद स्टेटस को रहेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके, फेयर इनफ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए नंबर्स पर और आगे आउटलुक बैंक का क्या होगा। वेल, ये थे कंपनी के एमडी एंड सीईओ हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।